सत्यमेव भारत न्यूज में मैं अभिषेक आर्या आज सभी का स्वागत करता हूं। आज हम समाजवादी पार्टी कार्यालय से जिला अध्यक्ष आशीष यादव जी से कुछ सवालों के जवाब लेंगे। मैं चाहूंगा जो हमारे सटीक और बेबाक सवाल होने वाले हैं उनके भी बेबाकी से हमें जवाब हो, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आइए मिलते हैं समाजवादी पार्टी के बदायूं जिला अध्यक्ष आशीष यादव जी से। सत्यमेव भारत न्यूज में हम जिला अध्यक्ष जी से कुछ सवाल हैं वो करना चाहते हैं। सर, 2024 लोकसभा चुनाव आ रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की एज ए जिला अध्यक्ष क्या क्या नए कार्य होने वाले हैं बदायूं जिले में, वो मैं जानना चाहता हूं। सर, हर पार्टी की, पहले तो आपका स्वागत है, हर पार्टी की अपनी अपनी एक रणनीति है जी, और कुछ रणनीति बताई भी जाती है, कुछ अंदर भी रखी जाती है। जी 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 जिस तरह की आजकल उत्तर प्रदेश में और देश में सरकार चल रही है झूठ की, जी उससे मुकाबला है। जी उसके लिए हमारा कार्यकर्ता संगठन बूथ लेवल तक पूरी तरह कमर कस के मजबूत है और इस उम्मीद के साथ कि हम फिर से समाजवादी परचम, जो समाजवादी जमीन है बदायूं की, जहां हमेशा समाजवादी का परचम लहराते रहे, और उसके लिए कार्यकर्ता ने कमर कस रखी है। फिर दोबारा हम चुनाव मैदान में। जी सर, अगला मेरा सवाल आपसे ये है, अभी कई राज्यों में चुनाव हुए, गठबंधन की सरकार कहीं बैकफुट पर आती हुई दिखाई दी हमें। आने वाले समय में 2024 लोकसभा चुनाव में क्या रणनीति रहने वाली है? जैसे आप बता चुके, रणनीति बताई नहीं जाती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कार्य होंगे जो हमारे दर्शकों को बताए तो दर्शक भी जान सकेगा कि ये कुछ नया होने वाला है समाजवादी पार्टी में। देखिए, आपने चुनाव की वहाँ रैलियां भी बीजेपी की देखी और प्रदेशों में, जी जी इंडिया की भी देखी। आपको नहीं लगता कि जिस हिसाब से इन्होंने चुनाव में, जिसके लिए आम जनता की जुबान पे ये है कि भाई हम मशीन से वोट मत कर, जी जी तो अब और हम तगड़ा करके निगाह रखेंगे और ईमानदारी के साथ अगर चुनाव होंगे तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से परचम लहराएगी। 400 प्लस सीटें आएंगी अगर चुनाव ईमानदारी से हो जी। और बाकी तो आप जान ही रहे हो, पर हम लोगों ने पूरी कमर कस रखी है कि इनकी हर चीज पे हम लोगों की निगाहें रहेंगी। सर, एक गलती हुई मुझसे, 400 नहीं, लोकसभा की 80 सीटें हैं। 80 सीटों में से हम कितनी मान सकते हैं एज ए जिला अध्यक्ष यूपी के लिए? तो 80 मानता हूँ, 80 के 80, अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ तो। जी जी बिल्कुल। सर, अगला हमारा प्रश्न आपसे ये रहेगा, समाजवादी पार्टी का बदायूं जिले में दबदबा रहा है। 2017 में मिनी मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री बनवारी सिंह यादव जी की बात कर रहा हूं, कहीं ना कहीं उनकी कमी तो खलते, मतलब कमी तो नहीं दिखती है, कमी हो सकती है कि 2019 में लोकसभा चुनाव सांसद जी हार गए। इसका क्या आपका मतलब आपकी भूमिका क्या है इस सवाल पर? देखिए, जो कमी है वो कमी खलती है जी, ये सच्चाई है जी, कि उन्होंने बहुत जमीन से संघर्ष करके हम लोगों को, समाजवादियों को एक हौसला दिया और समाजवादी पार्टी का परचम बदायूं में बहुत ऊपर तक लेके गए जी। पर ये बात सबके साथ होनी है। आज हमारे बीच में बाबूजी नहीं है, नेताजी नहीं है, पर मैं समझता हूँ कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में ही हम नेताजी को देखते हैं, छोटे नेताजी के रूप में देखते हैं, और हम सब उनकी इस हिम्मत के लिए, हौसले के लिए उनके साथ खड़े हैं। इसी तरह से बाबूजी की कमी है जो नहीं भरी जा सकती, ये सच्चाइयाँ हैं, पर उसके साथ जो उनके सपने थे, जिस तरह से उन्होंने काम किया, मैंने बचपन से लेके, अकेला बेटा था तो मैंने उनके साथ काम किया, उनको देखा और उनके कंधे से कंधा मिलाकर साई की तरह साथ भी रहा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं उनकी ऊंचाइयों तक, उनके नाम को और आगे तक, उनकी उस मेहनत को, लगन को देखते हुए अपने आप को संबद्ध करता हुआ, और मैं समझता हूं कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा मुझे हिम्मत और आप लोगों का प्यार मिले, और वो कमी हम नहीं भर सकते उसके बावजूद भी
हम प्रयास करेंगे कि समाजवादी फिर अपने उसी परचम पर पहुंचे जहां बाबूजी छोड़ गए। बहुत बढ़िया सर। अगला सवाल मेरा आपसे ये है, बीजेपी की कुछ ऐसी नीतियां हैं, जैसे 2024 के चुनाव आने वाले हैं, उन्होंने अभी से विकसित भारत संकल्प यात्रा में पूरा सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके हर ग्राम पंचायत तक पहुंचने का प्रयास है। एक और उनकी नीति है भाई, फ्री में राशन भी दे रहे हैं गरीबों को। तो ऐसी कुछ नीतियां, जैसे किसान सम्मान निधि के रूप में भी किसानों को डाल रहे हैं रुपया, ऐसी नीतियों से आप कैसे सोचते हैं भाई कैसे निपटा जा सकता है? क्योंकि जब हम जाते हैं गांवों में या मान लो किसी से बात करते हैं तो बीजेपी पार्टी का वर्चस्व बनता हुआ दिखाई देता है। इसके लिए आपका क्या राय है, क्या आपके विचार है, इनसे कैसे निपटा जा सकता है? देखिए, पता नहीं कहां आप गए, आप किसी भी गांव में चले जाइए, लोग गायों से परेशान हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लोग महंगाई से परेशान हैं जी। लोग सुविधाओं से बहुत दूर हैं, वंचित हो रहे हैं, वंचित हैं। सड़कें नहीं, खड़ंजे नहीं। और आप देखिए मेडिकल कॉलेज का हाल जी, यहां अगर इसका हाल अच्छा हो जाता, जिसकी बहुत प्रयासों के साथ मान्यता भी खतरे में है, जी, मैं समझता हूं कि उनकी करनी कथनी में बहुत बड़ा अंतर है। लोग उनसे दुखी हैं और उसका नतीजा है 5 किलो गेहूं आप क्यों दे रहे हो? हम भिखारी थोड़े ही हैं। ये लोग जानने लगे अब। जी जी। हमको काम दे दो, नौकरी आप दे नहीं रहे, कहां गए रोजगार आपके, कहां गई आय दोगुनी? जो उन्होंने कहा वो नहीं किया। लोग परेशान हैं, लोग खौफ में हैं कि कहीं बुलडोजर ना आ जाए, हम कुछ बोल देंगे तो बुलडोजर ना चल जाए जी। तो ये लोग खौफ की वजह से, क्योंकि पुलिस ना हो जाए, जैसे कह रहे हो आप बताओ, इनको प्रजातंत्र में भरोसा होता तो लोग अगर खुश होते तो लोग उनकी मीटिंगों में आते। फिर सरकारी लोगों को अमला लगा के क्यों मीटिंग कराते? आप ही कह रहे हो जी बिल्कुल कि सरकारी तंत्र को लगा करके ये सरकार की मीटिंग कर रहे हो, चुनाव जीतना चाहते हैं। इनसे ये पूछो कि अगर तुम्हें सरकार के लोगों से भी अगर वोट की अपेक्षा होती, बेचारे आते हैं कि वो नौकरी कर रहे हैं तुम्हारी। पर मैं ये जानता हूं कि वोट समाजवादी को इसलिए देंगे, आज पुरानी पेंशन को लेके अभी हमने इस्लामिया कॉलेज में मीटिंग करी। आप समझिए कहां चले जाएंगे शिक्षा मित्र, कहां चले जाएंगे अनुदेशक? ये क्या वोट देंगे बीजेपी को? एक एक वोट समाजवादी पार्टी को बनेगा, क्योंकि नौकरियां खत्म हो रही हैं, नौकरियां ठेके पे जा रही हैं। तो कहां सरकारी अमला बच जाएगा? पर यह है कि अभी नौकरी चल रही है तो बुला रहे हैं तो जाना है। और जब प्रजातंत्र में भरोसा नहीं करता कोई भी पार्टी या कोई भी दल, तब वो सरकारी अमले का इस्तेमाल करता है। शायद भारतीय जनता पार्टी को प्रजातंत्र में भरोसा नहीं रह गया, इसलिए सरकारी अमला लगा के आप कह रहे हो कि मीटिंग करा रही है। यही सबसे बड़ी हार है बीजेपी की, तो कि जनता नहीं आ रही है, सरकारी अमला लगा रहे हो आप, ये सबसे बड़ी हार है। और इसके लिए मुकाबला करने के लिए हम गांव-गांव बूथ स्तर तक हम उन दुखी लोगों के पास, कमजोर लोगों के पास, दबे कुचले लोगों के पास, जो पीड़ित हैं आज पुलिस से, जिनके चालान मोटरसाइकिल के 15-15, 20-20 हजार रुपए के मोटरसाइकिल के चालान हो रहे हैं। 5 किलो गेहूं दे रहे हो, बेचारा कहां से मोटरसाइकिल के 20 हजार रुपए दे देगा वो? तो ऐसे लोगों के बीच में जा रहे हैं और वो लोग अब समझ रहे हैं धीरे धीरे कि इसमें मकसद क्या है। तो ये सब चीजें हमारे पक्ष में आएंगी और जिस दिन वोट पड़ेंगे लोग घर से निकलेंगे और लोग अब जाग चुके हैं। हम सब लोग गांव-गांव जाके उन्हें जगाने की कोशिश भी कर रहे हैं और भी अपनी कोशिशें तेज करेंगे और फिर आपको लगेगा कि 2024 में समाजवादी का परचम बदायूं में लहराएगा। माननीय धर्मेंद्र यादव जी यहाँ से सांसद बनेंगे दोबारा से। सर, मेरा अगला सवाल है, आपने भी जिक्र किया छुटा हुआ गौवंश एक बहुत बड़ी समस्या है, हमने भी कई बार कवर किया, लेकिन गौशाला बनाने का न्याय पंचायत पर सरकार को आदेश तो है, प्रधानों को आदेश तो है, लेकिन काम ही नहीं हो पाता। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, उनकी करनी और कथनी में अंतर है। अगर हम कह रहे हैं गौ रक्षा ही वो करना चाहते हैं जी, तो उसके लिए बजट आवंटन करो, आप उनके खाने की व्यवस्था करो, गौशाला के लिए बजट आवंटन करो। आप जब लोकसभा नहीं बना सकते हो, विधानसभा बनाने की तैयारी कर सकते हो, आप पंचायत का लिए सचिवालय बना सकते हो, आप तो गौशाला क्यों नहीं बना सकते? गौशाला बनाइए, उसमें एक चरवाहा की नियुक्ति करिए, उसके अकॉर्डिंग उसको राशन पानी दीजिए। ये सरकार चाहे तो व्यवस्था करे, उनकी मंशा नहीं है गौ रक्षा की,
कितनी गौ रक्षा में कितनी गौ माता बेचारी सड़क पे कोई भाला मार के, कोई तार से कट के मरी जा रही है। कितने हमारे बेचारे लोग एक्सीडेंट से, गाय से एक्सीडेंट हो गए, लोग खत्म हो गए। कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता जो गाय से खत्म हो रहा है, एक्सीडेंट से खत्म हो रहा है, न गाय को दफना रहा है और न जो खत्म हो गया उसके घर पे उसको सहूलियत दे रहा है, उसका तो पूरा घर बेचारा चला गया। इनकी व्यवस्था नहीं है। ये सिर्फ हम लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, हिंदू और मुसलमानों के नाम पर वोट लेना चाहते हैं। और जनता समझ चुकी है कि आखिर कब तक आप गुमराह करते रहोगे। हमें काम दो, हमें रोटी दो, हमें रोजी रोटी से जोड़ो, गौ वंश की रक्षा करो। हम तो कह रहे हैं सबसे चंदा लो, हम लोग भी देंगे, गौ लोग तो मुसलमान सबसे आगे देंगे जी। तो ऐसा नहीं है। हर आदमी तो दूध पीता है, कौन नहीं पीता? मुसलमान दूध नहीं पीता या हिंदू दूध नहीं पीता। आदमी पालता है अपने जीवन यापन के लिए, पर जब वो खराब निकल जाती है, उसका इलाज नहीं होता, तब तो आदमी छोड़ेगा। और छोड़ेगा तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? भाई गौशाला बनवाइए, बड़े बड़े गौशाला उनका विस्तार करवाइए। तो इनका कोई करनी और कथनी में अंतर है। ये गौरक्षा नहीं करना चाहते, सिर्फ लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम गौरक्षा करें जी। इतनी सी बात है। चलिए सर, आपके बेवाकी से हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। एक मेरा और प्रश्न रहेगा सर कि आज के समय में बीजेपी सरकार का प्रशासनिक तंत्र में बहुत बड़ा दबाव रहता है या दबाव नहीं है, इस पर आपकी क्या राय है? क्या दबाव है प्रशासनिक तंत्र पर क्योंकि सारे काम करते हैं, या दबाव नहीं है? आपकी क्या राय है? देखिए, जब किसी भी सरकार को जी प्रजातंत्र पे भरोसा नहीं रहता जी, तब वो देश और प्रदेश तानाशाह की तरफ चला जाता है जी। और तानाशाह तब बनता है जब किसी एक ऐसे आदमी के हाथ में कोई सरकार को दे दो या लगाम दे दो। वही स्थिति यहाँ की है जी। जनता राज है कहाँ? प्रशासनिक दबाव बीजेपी वालों से भी कभी पूछ लेना कि उनके नेता भी कहीं ना कहीं दुखे हैं कि कलेक्टर साहब या कप्तान साहब हमारी नहीं सुनते, कप्तान साहब हमारी नहीं सुनते जी। समझ गए? तो इसको आप समझ लीजिए, तानाशाही की तरफ हम जा रहे हैं जी। ये है मेरा जवाब। जिला अध्यक्ष जी, एक मेरा पर्सनल सवाल है आपसे। सवाल ये है, हिमांशु यादव जी आपके सुपुत्र हैं। जनता के लिए कैसे वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा परिवार जी 40 साल 45 साल से सियासत में खड़ा है जी। बाबूजी रहे, मैं भी 2 बार एमएलए रहा जी। और मैं समझता हूं कि हिमांशु हम बाबूजी की पीढ़ी का और मेरा और खुद अपने आप में भी तीसरी पीढ़ी है, कॉम्बो है। मैं समझता हूं कि वो जिसका बिचौलिया बढ़िया हो, जिसका सवार, जिसका टीचर बढ़िया हो, तो वो अच्छा काम करता है, अच्छी परीक्षा में पास होता है, मुझे पूरा यकीन है। और हिमांशु के लिए जहाँ तक मेरा आशीर्वाद है और मेरी तमन्ना भी है और मेरी ख्वाहिश भी ये है कि वो अपने दादा का नाम, मेरा नाम, जो दादा उनके लोग बना करके रास्ता गए हैं, उस रास्ते को बहुत बढ़िया करके सजा के रखें, लोगों की सेवा करें, लोगों के दुख दर्द में खड़े रहें। और मुझे उम्मीद है कि वो अपने दादा की तरह, मेरी तरह लोगों से प्यार मोहब्बत सेवा करेंगे। मैं समझता हूँ कि शायद मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे, क्योंकि मेरे बेटे हैं विधायक, माननीय विधायक हैं, माननीय लग गया उनके नाम के आगे। फिर खुशी इस बात की है कि शायद जो मैं भी नहीं कर पाया, वो हिमांशु की शायद लोगों के साथ इंटीमेसी ज़्यादा है। वो पर डे अपने क्षेत्र में सुबह निकल जाते हैं, तो यहाँ रहते हैं बदायूं में, तो क्षेत्र में ही रहते हैं, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं। हम लोग कभी नहीं रहे। और मुझे खुशी है कि जितने भी उनके दादा की उम्र के हैं, उनको वो दादा, जो मेरी उम्र के हैं उनको चचा या ताऊ, और जो अपने साथी लोग हैं उनके साथ बहुत उनकी आत्मीयता है। मैं समझता हूँ ईश्वर उनको हिम्मत दे, हौसला दे। और मैं पूरी तरह से यही संदेश है कि वो हर अपने लोगों के साथ, अपनी पार्टी के साथ, अपने दादा के बनाए हुए सब रास्तों को अच्छा रखें और उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके दुख दर्द में काम आए। और अपने विधानसभा की तरक्की के लिए जो भी वो बेहतर कर सकते हो, तन से, मन से, धन से, ईमान से, लोगों से कंधे से कंधा मिलाकर अपने विधानसभा को अच्छा रखें। यही मेरी उनके लिए शुभकामना है और ये ही मैं अपेक्षा भी करता हूँ उनसे। सर, जाते जाते एक लास्ट सवाल है, सभी वर्गों के लिए, बदायूं के सभी वर्गों के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? मैं समझता हूँ कि देखिए, राजनीति एक वो मंदिर की तरह है कि हमें बहुत कुछ
जब हम मांगने जाते हैं मंदिर में, तो राजनीति भी एक मंदिर है। सभी धर्म वर्ग एक दूसरे में एकजुट होकर के और सब लोग साथ मिल करके, ऊंच नीच को छोड़ करके, धर्म जात को छोड़ करके, उससे आगे एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए, अच्छी सोच के लिए, अच्छी तरक्की के लिए अपने सोच समझ के हम लोगों के साथ जुड़ें। सबने सब कुछ देखा है। मेडिकल की हालत मैंने आपको बताई। झूठ और सच, बीजेपी के सिर्फ पुराने वाले भाषण जो सरकार में नहीं थे और जो सरकार में आने के बाद भाषण, दोनों में तुलना कर लो। और सब लोग, अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, तो सब लोग जानते भी हैं कि जिनकी करनी कथनी में अंतर नहीं है, आप उसके साथ चलो ना। हमारे नेताजी जो अब दुनिया में नहीं है, नेताजी जो कहते हैं वो करते हैं, उनका नाम मुलायम में नारा बन गया था। उन्हीं के बेटे हैं माननीय अखिलेश यादव जी, जो उनकी करनी कथनी में कोई अंतर नहीं है, जो वो कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की करनी कथनी में अंतर है। इसलिए हम चाहते हैं कि देश की खुशहाली के लिए और समाज की खुशहाली के लिए या तरक्की के लिए सब लोग जाति धर्म से ऊपर उठ करके समाजवादी के साथ चलें। यही मैं सबको संदेश देना चाहता हूं। यही मेरा आग्रह है, यही अनुनय और विनय है कि अच्छा आदमी वही है जो अपनी बात को, मैं अगर मेरी बात खराब हो तो आप इंटरव्यू के माध्यम से उसको लोग गौर कर लें, और अगर ईमानदारी के साथ मेरी बात अच्छी हो तो जरूर एक बार अखिलेश यादव की साइकिल को मौका जरूर दें। इन्हीं आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत आभार जिलाध्यक्ष जी। बाकी आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं चाहता हूं समाजवादी जितने भी हमारे साथी हैं, जिले के छोटे से लेके बड़े कार्यकर्ता तक, हम सब कार्यकर्ता हैं जिसके नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी हैं, हम उनके पीछे रह करके उनके लिए, इस देश को, इस प्रदेश को बचाने के लिए हम सभी एकजुट होकर के सारे लोगों के बीच में जाएं। और बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम समाजवादी पार्टी को चुनाव मैदान में जिताएं, ताकि इस देश में हमारे लिए रहने का हकूक मिले। जहां हम लोग गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं, झूठ की तरफ, महंगाई की तरफ बढ़ रहे हैं, वहां हमारे घर में सहूलियतें मिलें। मैं अपने सभी साथियों से कहूँगा कि अपने सारे भेदभाव भूल करके सिर्फ साइकिल के निशान पे माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ पैदल चलें, उनके पीछे चलें, और हम समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में फिर से दोबारा बने और देश में हमारी भागीदारी हो। और फिर से समाजवादी पार्टी का जब झंडा देश में और प्रदेश में होगा तो किसान मजदूर तरक्की करेगा। इसीलिए अखिलेश यादव जी के साथ हम पीछे पीछे चल के साइकिल का निशान का प्रचार करें। आपके इंटरव्यू के लिए, इन्हीं चीज़ों के लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद सर।